हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। पार्ट 2 में हमने देखा था मौर्यन एम्पायर के बारे में। लास्ट में हमने ये देखा था कि जो मौर्यन एम्पायर था वो सिर्फ 150 साल ही चल पाया था। तो वो तो था हमारा नॉर्दर्न स्टेट्स में। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो साउदर्न स्टेट्स हमारे हुआ करते थे उस टाइम में वहाँ पे किस तरह से किंग थे जो थे वो रूल करते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर के सब्सक्राइब कर लो। और अगर नोट्स चाहिए तो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई और चैप्टर पढ़ना हो या फिर कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो लाइक पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी तो सबका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर के पढ़ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा 4.1 टॉपिक क्या है हमारा, तो ये हमारा न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप, चीफ्स एंड किंग्स इन द साउथ। तो हम बेसिकली इस वीडियो में किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो किंग हुआ करते थे साउथ में वो किस तरह से हुआ करते थे। ठीक है। The new kingdoms that emerged in the Deccan and further south, including the chiefdoms of the Cholas, Cheras and Pandyas and Tamilkam, proved to be stable and prosperous. तो देखो जो न्यू किंगडम्स इमर्ज्ड हुए कहाँ पे, डेक्कन में, और उसके आगे जो हमारा साउदर्न पार्ट था वहाँ पे जो भी किंगडम इमर्ज्ड हुए जिनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ जो चिफडम्स थे वो थे चोलास, चेराज एंड पांड्यास। ठीक है। तो ये इमर्ज्ड हुए कहाँ पे, तमिलकाम। तो तमिलकाम जो था पहले तमिलनाडु को बोला जाता था, एंशिएंट तमिलनाडु, और जो अभी इसमें पार्ट आता है वो हमारा आ जाता है आंध्र प्रदेश एंड इसके साथ साथ आ जाता है हमारा केरला। ठीक है। अभी का जो हमारा केरला एंड आंध्र प्रदेश है वो तमिलकाम के अंदर ही आ जाता है। तो इनका जो रूल हुआ करता था, जो ये इनका किंगडम हुआ करता था वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल प्रूव्ड हुआ, प्रॉस्पेरस प्रूव्ड हुआ, काफ़ी लंबे टाइम तक चला। आगे हमारा चीफ क्या हुआ करते थे। अ चीफ इज़ अ पावरफुल मैन हुज पोजिशन में और मे नॉट बी हेरिडिटरी। तो इनका जो पोजीशन हुआ करता था चीफ का वो हेरिडिटरी भी हुआ करता था, वंशानुगत भी हुआ करता था। जैसे इनके फादर रहे होंगे चीफ, उसके बाद ये हो गए, इनके बाद फिर क्या होंगे, इनके अगर बच्चे भी बने चीफ तो क्या होगा, ये हेरिडिटरी होगा। और अगर कोई अपनी काबिलियत पे बनता है तो वो क्या हो गया, वो हेरिडिटरी नहीं हुआ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हेरिडिटरी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता था। तो जो चीफ हुआ करते थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब स्पेशल हुआ करते थे, बहुत सारे स्पेशल रिचुअल्स भी ये फॉलो किया करते थे। इनके अलावा जो इनके अंडर में जो लोग हुआ करते थे, जो इनका मतलब जहाँ पे भी ये रूल करते होंगे, छोटे छोटे एरियाज़ हो गए लाइक इनको कुछ गांव दे दिए जाते होंगे, तो अगर यहाँ पे वो रूल करते होंगे तो उनके अंदर में जो भी लोग आते थे उनके अंडर में उनसे वो क्या करते थे, गिफ्ट रिसीव किया करते थे। जबकि जो किंग्स हुआ करते थे वो क्या करते थे, वो टैक्स जो है वो वसूलते थे। ठीक है। अब हम आगे देखने वाले हैं। आगे है हमारा तमिल संगम टेक्स्ट। तो अब तमिल संगम टेक्स्ट क्या है, तो देखो हमने जब मौर्यन एम्पायर पढ़ा था तो हमें कैसे पता चला था मौर्यन एम्पायर के बारे में, तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस थे, टेक्स्ट हुआ करते थे बहुत सारे, उससे हमें पता चला था कॉइन्स थे, स्कल्पचर्स थे। तो वैसे ही बिल्कुल क्या है, तमिल संगम टेक्स्ट है जो कि तमिल भाषा में लिखी गई है। और क्या है, इसी से हमें पता चला किसके बारे में, जो साउथ में जितने भी किंगडम्स हुआ करते थे, जो किंग्स हुआ करते थे उनके बारे में हमें पता चला। मैनी चिफ्स एंड किंग्स इंक्लूडिंग द सतवाहनाज एंड द शकास डिराइव रेवेन्यूज फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। तो जो बहुत सारे चीफ एंड किंग्स जो थे जिसमें कि सतवाहनाज आ जाते हैं, तो सतवाहनाज जो थे वो कहाँ पे रूल करते थे, तो वो सेंट्रल इंडिया पे रूल किया करते थे, सेंट्रल इंडिया। ठीक है। और इसके अलावा जो था वो वेस्टर्न इंडिया था। यहाँ पे किसका रूल चलता था, यहाँ पे रूल चलता था सतवाहनाज का। एंड जो सकास थे इनका रूल कहाँ पे चलता था, तो ये तो इनका ओरिजिन जो था वो सेंट्रल एशिया था, बट ये जो हमारे इंडिया पे रूल करते थे तो वो था इनका नॉर्दर्न। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्दर्न इंडिया था। यहाँ पे ये शकास रूल करते थे। तो जो ये रेवेन्यूज़ कलेक्ट करते थे वो ट्रेड रूट जो था लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट वहाँ से कलेक्ट किया करते थे। आगे जो है हमारा वो है डिवाइन किंग्स। डिवाइन किंग्स में हम देखेंगे कि जो राजा हुआ करते थे पहले के, वो खुद को क्या साबित करते थे, वो मतलब खुद को गॉड बोलते थे। ठीक है, कुछ ऐसे राजा हुआ करते थे। वन मीन्स ऑफ क्लेमिंग हाई स्टेटस वॉज टू आइडेंटिफाई विद द वैरायटी ऑफ डाइटीज। बहुत सारे वैरायटी ऑफ डाइटीज जो था वो इनको क्या करता था, हाई स्टेटस जो है देता था। दिस स्ट्रेटेजी इज बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड बाई कुशानास। तो इसमें फेमस कौन है, इसमें कुशानास बहुत ही ज़्यादा
फेमस है, उन्होंने खुद को मतलब गॉड की तरह ट्रीट किया है। तो जो कुशानास थे वो उनका रूल कहाँ पे चलता था, तो वो भी सेंट्रल इंडिया पे रूल करते थे और जो वेस्टर्न इंडिया हुआ करता था वहाँ पे रूल करते थे। आगे क्लोजर स्टैचूज ऑफ कुशानास रूलर हैव बीन फाउंड इंस्टॉल्ड इन अ श्रीन एट मठ नियर मथुरा। जो कुशानास थे इनके बारे में हमें कैसे पता चला, तो इनके बारे में भी हमें इंस्क्रिप्शन से पता चला। जो क्वाइंस हुआ करते थे, जो स्कल्पचर्स थे, जो बहुत सारे और भी चीज़ें जो हुआ करती थी, टेक्स्ट वगैरह, उससे हमें इनके बारे में पता चलता है। इसके अलावा जो स्टैचूज़ हमें मिली है वो मिली है मठ में, जो कहाँ पे है, नियर मथुरा। यहाँ पे हमें कुशाना की स्टैचूज़ मिली है जो कि ये प्रूव करती है कि वो खुद को एक गॉड की तरह ट्रीट करते थे। और बिल्कुल वैसी सिमिलर स्टैचूज़ और कहाँ पे मिली है, अफगानिस्तान में मिली है। आगे हमारा Many Kushana rulers adopted the title Devaputra or Son of God, possibly inspired by Chinese rulers who called themselves Son of Heaven. तो जो बहुत सारे ऐसे कुशाना रूलर्स थे जिन्होंने देवपुत्र का टाइटल अडॉप्ट किया। इसका मतलब क्या होता है, सन ऑफ गॉड, जो कि किससे इंस्पायर्ड होकर के किया था इन्होंने, तो चाइनीज़ रूलर्स से, जिन्होंने खुद को मतलब जो क्या बोलते थे, सन्स ऑफ हेवन बोला करते थे। आगे हमारा देखो, इसके बाद हम आते हैं 4th सेंचुरी में। ठीक है, जो हमारा 4th सेंचुरी था उसमें बहुत सारे लार्ज स्टेट्स थे जो कि इमर्ज्ड हुए। उसके साथ साथ जो गुप्ता डायनेस्टी थी, हमने इसके बारे में पहले भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है, जो गुप्ता डायनेस्टी थी उसका भी इमर्ज्ड हुआ, वो भी इमर्ज्ड हुआ। तो मैनी ऑफ दिस डिपेंडेंट ऑन सामंथाज। तो बहुत सारे ऐसे जो किंग्स हुआ करते थे गुप्ता डायनेस्टी के भी, और इसके अलावा जो लार्ज स्टेट्स थे वहाँ के जो किंग्स हुआ करते थे वो सामंथास पे डिपेंड हुआ करते थे। तो सामंथास क्या थे, मेन हु मेंटेन देमसेल्व्स थ्रू लोकल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग कंट्रोल ओवर लैंड, जो कि जिनका लैंड पे भी कंट्रोल चलता था और बहुत सारे लोकल रिसोर्सेज को ये क्या करते थे, ये मेंटेन करके रखते थे। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि जो हमें इन सारी चीज़ों के बारे में पता चला। ठीक है, टेक्स्ट से पता चला और जो क्वाइंस स्कल्पचर हुआ करती थी उन सारी चीज़ों से पता चला। ठीक है, उसके अलावा जो एक चीज़ और थी वो थी प्रशस्ति। इससे भी हमें काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चला। जैसे गुप्ता डायनेस्टी जो थी इनके बारे में बेसिकली हमें प्रशस्ति से पता चला। तो ये प्रशस्ति क्या था, तो ये था टेक्स्ट जिनमें कि पोएट्री, बेसिकली पोएट्री रिकॉर्डेड थी, मतलब कंपोज की गई थी पोएट के द्वारा। और ये जो पोएट थे वो क्या करते थे, वो राजा का गुणगान किया करते थे। जैसे आप पहले के जो पिक्चर्स हुआ करते थे, जो राजा वगैरह का होता है उसको देखेंगे आप, या फिर कोई सीरियल्स देखेंगे, जैसे मतलब बहुत सारे ऐसे सीरियल्स हैं, अशोका द ग्रेट भी है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि जो पोएट हुआ करते थे वो क्या करते थे, वो राजा का गुणगान किया करते थे। तो प्रशस्ति में वही है, कंपोज किया हुआ वही है। तो एक है हमारा प्रयाग प्रशस्ति, जो कि संस्कृत में कंपोज किया गया है हरिसेना के द्वारा। और ये हरिसेना कौन थे, हरिसेना समुद्रगुप्त के कोर्ट में एक पोएट हुआ करते थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और आगे की आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का जो हमारा टॉपिक है उसको कवर करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है हमारा वो समझ में आ गया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको आगे की आने वाली वीडियोस भी मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।